धन्यवाद अनुराग जी। यहाँ उपस्थित आदरणीय गोयल साहब, अरुण जी, यहाँ पंचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, जिनके आग्रह के कारण यहाँ मैं पहुँचा हूँ, आदरणीय नंद कुमार जी, अन्य सभी मेरे सहवक्ता रानी जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों। जब हम विकास की बात करते हैं और उस विकास को आर्थिक परिमाणों पर नापने की भी बात करते हैं, तब जैसा कि होता है, अभी संचालक महोदय अनुराग जी ने कहा कि भारत सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है, योग के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत सारे विश्व में सदियों से, अनादिकाल से, और स्वामी विवेकानंद के शब्दों का प्रयोग करें, उन्होंने तो अंग्रेजी में कहा था और उसको बहुत सुंदर शब्दों में सुमित्रानंद पंत ने हिंदी में अनुदित किया। स्वामी जी के शब्दों में कहे तो इतिहास भी काल की जिस गहन गुफाओं में झांकने का साहस नहीं कर सकता, इतने अनादिकाल से भारत समृद्धि के परिचायक के रूप में ही विश्व में जाना जाता रहा है। इसलिए उसको सोने का धुआं निकलता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मैं कई बार कहता हूँ कि साहित्य के विद्यार्थी इस बात को जानेंगे कि उपमा जो दी जाती है, वह उपमा जिसकी उपमा दी जाती है उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कवि थोड़ा सा कंजूसी कर गया, भारत को सोने की चिड़िया कह गया। यदि किसी पक्षी की ही उपमा देनी है तो भारत को सोने का गरुड़ कहना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत है तो विश्व का सर्वाधिक सोना भारत ही खरीदता है। और जब दिसंबर में मलमास होता है और संक्रांति के एक माह पूर्व हम सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो सारे विश्व में सोने के भाव गिरते हैं, क्योंकि भारत सोना खरीदना बंद कर देता है। यह मैं इतिहास की नहीं, वर्तमान की बात बता रहा हूँ। अभी तो एक ही तहखाना खोला हमारे नंद कुमार जी के पद्मनाभ स्वामी का, तिरुवनंतपुरम के, एक ही तहखाना खोला तो आंखें फटी रह गई। हमारे सारे मंदिरों में जितना सोना है हम पूरे विश्व को कई बार खरीद सकते हैं। और केवल मंदिरों के तहखानों की बात नहीं, हमारे माताओं के पास इतने गहने हैं जो आजकल विभिन्न बैंकों के लॉकरों में सेफ रहते हैं, उसकी भी संख्या इतनी है कि एक भारत के वित्त मंत्री को सपना आया था और उसने उस सोने पर डाका डालने का भी प्रयास किया था। इतना बड़ा सोने का गरुड़ भारत आज भी है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी विलियम डेरिल रिम्पर ने एक पुस्तक लिखी और बड़ा उसमें भारत में उसके ऊपर चर्चा भी हुई। लेकिन 1996 में विलियम डेरिल रिम्पर ने टाइम्स मैगजीन में एक लेख लिखा और वो लेख उसने यहाँ से शुरू किया, द एलिफेंट हैज स्टार्टेड स्ट्राइडिंग अगेन एंड द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। उन्होंने कहा कि ये हाथी, भारत नाम का हाथी जो सोया हुआ था, और दुर्भाग्य का विषय है कि जिस सोशलिस्ट शब्द पर, समाजवाद पर अभी बहुत चर्चा हुई, माननीय सरकार्यवाह जी ने उस पर विचार करने के लिए कहा, उस बात से इतनी चर्चा हो गई। उस सोशलिज्म के भूत में हम अपने देश के स्वतंत्र होने के बाद में तय नहीं कर पाए कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और जिस भ्रम में भारत जीता रहा 5 दशक तक और उसके कारण विकास नहीं हो पाया, उसको इस देश के एक मूर्धन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकुमार ने हिंदू विकास दर का नाम दिया था। और तब आदरणीय गुरुमूर्ति जी ने लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि यू डोंट नो व्हाट इज रियल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1998 में पॉल बेरोक नाम के एक अर्थशास्त्री ने फिर टाइम्स मैगजीन में ही लेख लिखा और उसने कहा, विश्व के ज्ञात इतिहास में सर्वाधिक वर्ष तक विश्व का सर्वाधिक श्रीमंत, सर्वाधिक संपन्न कोई देश होगा तो वो भारत रहा है। ये पॉल बेरोच लिखता है। 1998 में लेख छपा। उस समय Y2K का मामला चल रहा था, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। मिलेनियम, शताब्दी के परिवर्तन की बात विश्व में चल रही थी।
21वीं शताब्दी का नारा भारत में भी बड़ा चल रहा था। उस समय विश्व के सबसे अमीर देशों का संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने 1999 में पॉल बेरोच के टाइम मैगजीन में छपे इस लेख के ऊपर चर्चा की। OECD की जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा होती है और OECD के वो सारे अमीर देशों के अर्थशास्त्री इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जो पॉल बेरोच ने लिखा है वो सही है या गलत है। और तब ब्रिटिश मूल के एक अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन को काम दिया जाता है कि आप विश्व का आर्थिक इतिहास लिखिए। और 4 वर्ष तक, सन 2000 से लेकर सन 2004 तक, 4 वर्ष तक अनेक रिसर्च एसोसिएट्स को, शोध सहायकों को साथ में लेकर के एंगस मैडिसन विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखता है। 2004 में OECD में वो पुस्तक छपती है। पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव। OECD.org पुस्तक की वेबसाइट पर जाएंगे, OECD.org पर, तो आपको उसका सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी मिलेगी। पूरी पुस्तक चाहिए तो मेरे पास डाउनलोड करके रखी है, फिजिकल कॉपी भी है। 0 ईस्वी सन से लेकर 2000 ईस्वी सन तक विश्व के 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास एंगस मैडिसन लिखता है। और उस इतिहास में एंगस मैडिसन लिखता है कि पहले 1500 वर्ष सारे विश्व का केवल एक क्रमांक का देश नहीं, विश्व के आर्थिक उत्पादन में 46%, 46% का योगदान देने वाला कोई देश था तो वो भारत देश था। वो कहता है कभी 30-32% तक गया, कभी 66% तक गया। औसतन on an average 46% of the world GDP was contributed by Bharat for first 15 years of the common era। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एंगस मैडिसन कह रहा है। उसके बाद में चीन का उदय होता है और चीन का उदय होने से भारत की हिस्सेदारी कम होती है। भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है। भारत बहुत बड़े प्रमाण पर और इस्लाम के आक्रमण के अंदर रहता है। संघर्ष का कालखंड है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश भर में संघर्ष हो रहा है, पूरे देश भर में हिंदू अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए लड़ रहा है। ऐसे समय हमारे विश्वकर्मा, हमारे कारीगर, हमारे उत्पादक भी संघर्ष में लगे हुए। लोहारों ने संघर्ष किया है, सुतारों ने संघर्ष किया है, बंजारों ने संघर्ष किया है। तेग बहादुर जी को सहयोग करने वाला लोबाना समाज का जो व्यक्ति है, उसके उस समय वो बंजारा, जिसको बाकी जगह पर बंजारा कहते हैं, वो बंजारा समाज का व्यक्ति है जिसने आर्थिक सहयोग किया तेग बहादुर जी को। उसके 80 जहाज है जो पानी के द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्टर है। अभी आते समय मेरे साथ जो मेरे को लेने के लिए आए थे, उनकी चर्चा चल रही थी जातिगत जनगणना की। मैंने कहा इस देश के मज़ेदार बात ऐसी है कि वो बंजारा समाज कुछ राज्यों में नोमैडिक ट्राइब्स में आता है, कुछ में ओबीसी में आता है, कुछ में दलित में आता है। जिसके 80 जहाज थे और तेग बहादुर जी का पूरा खर्चा उठाने का, स्पॉन्सर करने का उस समय हिम्मत रखता है, जिसके कारण पूरे परिवार का बलिदान उसको करना पड़ा। उस संघर्ष के कालखंड के अंदर हमारा उत्पादन कम नहीं हुआ, विश्व में उसका योगदान प्रतिशत कम हुआ। फिर भी अंग्रेज इस देश में स्थायी होने तक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एंगस मैडिसन लिखता है भारत का विश्व को योगदान 23%, 23% था। मेरे पास जब भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व था, तब शिक्षा के साथ जोड़ करके मैं इस बात को देखता था। 1835 में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू होती है। भारतीय शिक्षा अधिनियम बनता है और भारत में गुरुकुल समाप्त हो जाते हैं और उसके जगह पर अंग्रेजी की शिक्षा कंपलसरी करने का प्रयास होता है। भारत की साक्षरता जो अंग्रेजों के सर्वेक्षण के अनुसार 100% के लगभग थी, पंजाब प्रोविंस की जो सबसे कम थी वो 93% थी। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, जहां पर अपन खड़े हैं, ये सारा प्रदेश 98% साक्षर था 1823 में। और जब तक भारत की साक्षरता 100% के लगभग थी, तब तक भारत का विश्व व्यापार में, विश्व व्यापार नहीं, विश्व उत्पादन में, प्रोडक्शन में भारत का योगदान 23% था।
अंग्रेजों की शिक्षा आ गई और हमारे भारतीय निरक्षर हो गए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश की साक्षरता 14% पे आ गई, 14%। देश के 86% लोगों को अंग्रेजों ने निरक्षर किया। और एनसीईआरटी की किताबों ने हमको सिखाया कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो सबको शिक्षा नहीं मिलती। और हम भी मान करके चलते हैं कि ब्रिटिशों के कारण सभी जातियों को शिक्षा मिली। अंग्रेजों का सर्वेक्षण कहता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ भारत के विभिन्न प्रांतों के सर्वे, थॉमस मुनरो ने दक्षिण का सर्वे किया, विलियम बेल ने इस बंगाल प्रेसिडेंसी का किया, विलियम एडम्स ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का किया और विलियम लिटनर ने पंजाब प्रोविंस का किया। 4 में से 3, थॉमस मुनरो को छोड़कर के बाकी तीनों क्रिश्चियन पादरी थे। उनके नेतृत्व में पटवारियों के द्वारा, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते, तहसील में जाकर के जो सारे आपके खेती की नोंद करते कि इस बार कितना आपने क्या लिया, क्या उपज हुई, उन पटवारियों के माध्यम से पूरे भारत का सर्वेक्षण हुआ था। धर्मपाल जी ने वो पुस्तक लिखी ब्यूटीफुल 3 नाम से, और पूरा सर्वेक्षण भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज cpsindia.org। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पूरा सर्वेक्षण आपको मिलेगा। भारत जब 100% साक्षर था तब 23% योगदान करता था। अंग्रेज छोड़ करके गए उस समय भारत 14% साक्षर रह गया, 14% हमारी लिटरेसी रह गई, और भारत का विश्व उत्पादन में योगदान मात्र 2% रह गया। इतना अंग्रेजों ने भारत को लूटा है। इसलिए भारत अनादिकाल से जो जाना जाता था, वो व्यापार के लिए जाना जाता था, वो उत्पादन के लिए जाना जाता था, वो विकास के लिए जाना जाता था, वो संपन्नता के लिए जाना जाता था, समृद्धि के लिए जाना जाता था। विश्व के जितने प्रवासी, जितने आक्रांता, जितने आक्रमक भारत में आए, भारत की संपदा से आकर्षित होकर के आए। अल बरूनी आया तो उसके लिए आया। यहाँ के प्रासादों के, यहाँ के आर्किटेक्चर का वर्णन करते समय अल बरूनी की और कलम थकती नहीं है, वो आश्चर्यचकित होकर के कहता है। जैसे आजकल हमारे लोग जाकर के दुबई में बुर्ज खलीफा का वर्णन करते हुए नहीं थकते अपने फेसबुक पेज पे, विदेशों में जाने वाले, उस समय भारत आने वाले विदेशी प्रवासी भारत का वर्णन किसी परी कथा के समान करते हैं। इब्न बतूता कहता है, ये तो हमने परी कथाओं में सुना था, जो भारत में हमको साक्षात दिखाई देता है। इसलिए भारत केवल आध्यात्मिक समृद्धि की बात नहीं, भारत केवल योग की भूमि नहीं, भारत केवल नृत्य, नाट्य, संगीत, कला की, साहित्य की भूमि नहीं, भारत केवल संस्कारों की भूमि नहीं, भारत प्रत्येक अर्थ में समृद्धि का परिचायक अनादिकाल से है, और उसने विश्व को हमेशा से योगदान दिया है। We have always contributed to the world। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि विश्व की ओर देखने की दृष्टि कुटुंब दृष्टि है, परिवार दृष्टि है। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से भारत चलता है। इसलिए भारत जब जब समृद्ध हुआ, जब जब संपन्न हुआ, जब जब सामर्थ्यशाली हुआ, जब जब शक्तिशाली हुआ, उस समय उसने सारे विश्व को प्रेम, ज्ञान, आनंद, इसका अवदान दिया, समृद्धि का अवदान दिया, विश्व को शिक्षा दी। यह भारत का योगदान है। यह भारत का केवल इतिहास नहीं, यह भारत का वर्तमान है। भारत के आज के भी आर्थिक विकास को नापने के परिमाण गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है। भारत की समृद्धि आज भी कम नहीं है। और आज हम यदि इस ऑर्डर देश में खड़े हैं, पुरातन काल में, वेद काल में इसको ऑर्डर देश कहा जाता, जिससे अब ओडिशा नाम हुआ है। फिर महाजनपदों में इसको कलिंग कहा गया, अंग वंग कलिंग, 52 महाजनपदों की चर्चा होती है तब। और इसका जो पश्चिमी प्रदेश है वो कोसल का अत्यंत समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना गया। हर प्रकार की समृद्धि उत्कल और कोसल की संस्कृति ने हमेशा से अवदान दिया है। और हर क्षेत्र में, फिर केवल सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी सदा से योगदान रहा है। हमारी दृष्टि ठीक करने की आवश्यकता है। क्या है भारत की दृष्टि? भारत की दृष्टि सर्वांगीण दृष्टि है, भारत की दृष्टि समग्र दृष्टि है, भारत की दृष्टि एकात्म दृष्टि है। भारत की विकास की दृष्टि
भारत की उत्कर्ष की दृष्टि, भारत की और समृद्धि की दृष्टि यह इंटीग्रेटेड है, यह होलिस्टिक है, यह मल्टीफैसेटेड है, एकांगी नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, दूसरे के शोषण पर आधारित नहीं है, क्योंकि हम साइंटिफिसिज्म के नाम पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के सिद्धांत को नहीं मानते। चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी में सिद्धांत दे रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है और उस नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा विकास क्रम चलता है और जिससे अमीबा से लेकर मनुष्य तक सारी प्रजातियों का निर्माण होता है। उस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। अपने अस्तित्व के लिए प्रजातियां संघर्ष करती है, उस संघर्ष में जो सुयोग्य है वह बच जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। यह सिद्धांत उसने बायोलॉजी में दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने उठा करके उसको सोशियोलॉजी में लागू कर दिया। फिर वो एंगस मेडिसिन के राष्ट्र की संपदा का जब उसने पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, तब उसने उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को इकोनॉमिक्स में लागू कर दिया कि व्यक्तियों की संपदा का सकल जमा करना, टोटल सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। जिनको परिवार पता नहीं, उस पश्चिम को विचारों को व्यक्तिवाद के कारण इसी प्रकार का प्रतिस्पर्धात्मक विचार और वो विकास का एक परिमाण बन गया, मापदंड बन गया, और जिसके कारण आज विश्व में अशांति। इन दो शब्दों को यदि हम अपने इस विचार में से हटा देंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये सिद्ध सही नहीं थे। जिस वर्ष चार्ल्स डार्विन इस सिद्धांत को प्रकाशित कर रहा है, सेम ईयर, उसी वर्ष रशिया का एक जीवशास्त्री, एक बायोलॉजिस्ट, उसका नाम पीटर क्रोप्टोकिन, आप गूगल कीजिए, वो पीटर क्रोप्टोकिन उसी वर्ष रिसर्च पेपर लिख रहा है और उस रिसर्च पेपर में वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे रहा है। बायोलॉजी के बारे में बताते समय, सारे विश्व के प्राणी जगत और वनस्पति जगत के बारे में बताते समय वो कहता है, वो सिद्धांत देता है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एड, परस्पर सहयोग का सिद्धांत देता है। वो उसके लिए वनस्पति के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के उदाहरण देता है। वो उसके लिए आज जो बायोडायवर्सिटी की बात चलती है, आज जब व्याघ्र प्रोजेक्ट चलता है, टाइगर सेव टाइगर का प्रोजेक्ट चलता है, तो कहते हैं टाइगर नहीं बचेगा तो मनुष्य नहीं बचेगा। एक एक छोटी से छोटी प्रजाति की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। आज बायोडायवर्सिटी के बाद पिछले 20-25 वर्षों से की जा रही है। पीटर क्रोप्टोकिन 1930 में लिख रहा है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एड। महायुद्धों में यदि पश्चिम की जगह पूर्व की जीत हो गई होती तो हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पे नहीं, परस्परम भावयंत इस गीता के श्लोक पर आधारित विश्व दृष्टि देख रहे होते। पर सारे विश्व को बाजार बनाने की दृष्टि ने एक दूसरे के साथ में संघर्ष का मार्ग अपनाया, क्योंकि संघर्ष के बिना अस्तित्व नहीं, यह बता दिया गया। भारत तो म्यूचुअल एड से भी आगे की बात करता है, परस्पर पूरकता से आगे की बात भारत ने सदियों से की, इसलिए भारत सदा सर्वदा संपन्न रहा। और केवल अंतिम व्यक्ति की बात नहीं की, भारत ने प्रत्येक स्तर के व्यक्ति की बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मंत्र है। घर में भी सूर्य नमस्कार अकेला व्यक्ति करता है, अकेले पूजा करता है, खुद गणपति अथर्वशीर्ष बोलता है, या दुर्गा सप्तशती में से चंडी पाठ करता है, या हनुमान चालीसा पढ़ता है, या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता है, या जगन्नाथ जी की पूजा करता है, तो उसके बाद में अंत में प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारे मंदिरों में आरती के बाद में नारे लगते हैं, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत की बात नहीं करते,
हमने ये नहीं कहा कि सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, विश्व की अन्य सभी उपासना पद्धतियों ने, रिलीजन्स ने यही बात की, जो मेरे ईश्वर को मानता है उसी को स्वर्ग मिलेगा, जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। कन्वर्शन का आधार ही ये है। स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या के लिए ये लॉजिक बताया गया कि वो कन्वर्शन को रोक रहे थे, कन्वर्शन होने नहीं देते थे। कन्वर्शन का आधार ही है, जब तक आप मेरे ईश्वर को नहीं मानोगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं, लिबरेशन संभव नहीं। वही लिबरेशन थियोलॉजी बना। सारा विश्व आज संघर्ष में रहते तो उसके कारण है। 4 दिन पहले हमारे पूरब में थाईलैंड, शाम देश पुराना, जो भारत का अंग था, अखंड भारत का, और जो हमारा कंबुज प्रदेश, भारत के एक बहुत बड़े व्यापारी जो सारे विश्व में और टेक्सटाइल का व्यापार करते थे, उनका पानी का जहाज एक दिन खराब हो गया, एक द्वीप के पास खराब हुआ, और बताया गया कि इस द्वीप के ऊपर रहने वाले लोग जो है वो बड़े असुरक्षा की भावना से रहते हैं। वहां मातृसत्ताक पद्धति है, वहां की रानी और उनकी महिलाओं की सेना जहर बुझे तीरों से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करते। कंबू को कहा कि आप यहां मत जाइए। उन्होंने कहा क्या करें, जब तक जहाज ठीक नहीं होता रुकना ही पड़ेगा। हाथ में सफेद वस्त्र का थान लेकर के कंबू उतर गए और बिल्कुल प्रेम के साथ आनंद का संदेश अपने मुख पर लिए चल पड़े आगे, निर्द्वंद, बिना किसी भय के, निर्भय होकर के। और वो रानी ने देखा, जो जहर बुझे तीर लेकर के स्वागत के लिए तैयार थी, उन्होंने देखा ये कुछ अलग है। कपड़ा उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था, वस्त्र पहनना जानते नहीं थे, विवस्त्र थे। जाकर के कंबू ने उनके सामने वस्त्र रखे और उनके साथ प्रेम से बात की। कंबू को उन्होंने स्वीकार कर लिया, कंबू से विवाह हो गया, उनको वस्त्र पहनने से लेकर सारी संस्कृति की शिक्षा दी। वो कंबोडिया और थाईलैंड अभी 4 दिन पहले युद्धरत हो गए। सारा विश्व 54 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा हुआ है। विश्व में 54 स्थानों पर मिसाइल चल रहे हैं, विश्व में 54 स्थानों पर ड्रोन से आक्रमण हो रहा है, विश्व के 54 स्थानों पर बंदूकें और तोपें चल रही हैं। सैनिक भी मर रहे और सामान्य नागरिक भी मर रहे। सारा विश्व यदि इस अशांति में है तो उसका कारण यह स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। इसलिए आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, इसलिए भारत को अपना गुरु बनाना चाहता है। इसलिए विकास एकांगी नहीं हो सकता, सर्वांगीण होना चाहिए। एकांगी हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बीच में ही बढ़ जाए तो कितना विडंबना वाला दिखता है। शरीर तो संतुलन में बढ़ना चाहिए, सब जगह से विकास होना चाहिए। माथे का ही किसी का अधिक विकास हो गया और नीचे का नहीं हुआ, किसी के पैर ही बड़े हो गए। वो बॉडी बिल्डर को देखते तो कई बार लगता है वो मांसपेशियां ऐसी ही बढ़ जाती है आकार में। हमारे यहाँ तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन होता है, नाद स्फुटत्वम वदने प्रसन्नता, तो लगता है एक उंगली पर गोवर्धन उठाने वाला और भीष्म पर क्रोध आने के बाद रथ का पहिया उठा करके आक्रमण करने वाले कृष्ण में बल इतना है, किंतु शरीर कितना सुकोमल है। वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, ऐसा जिनका स्वरूप है। यह भारत का आदर्श है। सर्वांगीण विकास जैसे मनुष्य का होना चाहिए, शरीर मन बुद्धि का, वैसे ही भारत में विकास का नाम है, उसके लिए शब्द है समुत्कर्ष, सम्यक उत्कर्ष, संतुलित उत्कर्ष। और उसके लिए महाभारत में पितामह भीष्म धर्मक राज युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे शरशैया पर पड़े हुए शांति पर्व में, उसमें वो कहते अभ्युदय निश्रेयसानि धर्म। धर्म की परिभाषा, धर्म राज्य कैसे स्थापित होगा, धर्म की परिभाषा करते हैं जहां दोनों प्रकार का विकास होता है। अभ्युदय यानी बाह्य विकास, यहां अधोसंरचना वगैरह वगैरह सब जो लिखा है ना, सड़कें अच्छी होगी, बिजली का उत्पादन होगा, चमचमाहट होगी, बड़े बड़े भवन होंगे, प्रासाद होंगे। अभ्युदय, वह भी अभिष्टेन उदया, उसमें भी अभी चाहिए, वह भी कल्याणकारी होना चाहिए, वह भी प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, वह भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। प्रकृति का विनाश करके किए गए विकास को अभ्युदय भी नहीं माना गया। इसलिए अभ्युदय यानी मटेरियल, बाह्य भौतिक विकास, लेकिन उसके साथ निश्रेयस
श्रेय की ओर जो ले जाता है, वह आंतरिक विकास भी आवश्यक है। दोनों एक साथ होते तो उसे समुत्कर्ष कहते, उसे धर्म कहते। ये भारत का आदर्श, उस आदर्श को लेकर के इसलिए सुशासन की बात हो रही है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पंडित दीनदयाल उपाध्याय शब्द देते हैं। जन भागीदारी के साथ शासन, फिर वो शासन नहीं रह जाता, फिर शास्ता नहीं होता कोई, फिर दंड देने वाला नहीं होता है। धर्मे नैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, पितामह भीष्म आदर्श दे रहे, और भविष्य के रूप में नहीं दे रहे, ऐसा होता था भूतकाल के रूप में बताते। न च राजा न च राज्यो, देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नेंस। क्यों? प्रजा स्वयं ही स्व अनुशासित है। सुशासन का सबसे बड़ा नाम है स्व अनुशासन, और उसके लिए भागीदारी सुनिश्चित करना। अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रित विकास का मॉडल, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वगैरह की चर्चा चलती है। केवल उतनी बात नहीं, प्रत्येक जनपद की नहीं, उसके भी नीचे जाकर के तालुका स्तर पर, ग्राम स्तर पर प्रत्येक का अपना स्वभाव है, प्रत्येक की अपनी चिति है, उसको लेकर के अंतर बाह्य विकास का मॉडल, यह सुशासन का मॉडल है। जैसे गुजरात का मॉडल की बात सब जगह चलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात में एक बार तीर्थ ग्राम नाम की एक योजना बनाई। सरकार ने योजना घोषित की और उसके लिए 10-15 पैरामीटर दे दिए। जिस गांव में जाति के आधार पर संघर्ष नहीं होता हो, जिस गांव में पीने का जल एक जगह से भरा जाता हो, जिस गांव में मंदिर एक हो, ऐसे 15 पैरामीटर दे दिए। शांति, समृद्धि, प्रेम से परिवार के जैसे रहने वाला गांव होगा तो उस गांव को शासन ये योजनाएं देगा, इतना फंड देगा, इतना ये देगा। ऐसी विकेंद्रित तीर्थ ग्राम योजना की। एसी में बैठे हुए, गांधीनगर में बैठे हुए और आईएएस अधिकारियों ने योजना बनाते समय विचार किया। उस समय मुख्यमंत्री थे आज के हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाने को कहा, तो आईएएस अधिकारियों ने कहा ठीक है, इस साल अपन 150 गांवों को ऐसा तीर्थ ग्राम के रूप में घोषणा करते। पहले तो 50 का ही सोच रहे थे, जब कहा 50 तो बहुत कम होंगे, 150 करो, तो 150 से क्या प्लानिंग किया, 150 के लिए बजटिंग किया। और जिस समय सर्वेक्षण हुआ, फॉर्म भरने को कहा, तब गुजरात में 3,500 गांव सारे 15 निकषों पर, जहां धर्म राज्य राम राज्य इस घोर कलयुग में है, ऐसे मिले। और मैंने तो पाराद्वीप के महातूफान के समय बालेश्वर से लेकर पूरे खास करके कोस्टल बेल्ट का पूरा प्रवास उड़ीसा में किया है, और बाद में भी विभिन्न दायित्वों में भी प्रवास किया है। मैं तो बताता हूं कि गुजरात से भी अधिक तीर्थ ग्राम आज भी ओडिशा में मिल जाएंगे, क्योंकि ये समाज समृद्ध है, संपन्न है। शासन को तो केवल उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए विकास की यह सर्वांगीण, समग्र और एकात्म दृष्टि लेकर के राष्ट्रांग के रूप में, राष्ट्र परिवार का एक अंग ओडिशा है, इसके पीछे रहने से भारत माता जगत गुरु नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र में हमारा क्या योगदान होगा, इस भाव को लेकर के, क्या पाया नहीं क्या दिया, कितना मैंने कंट्रीब्यूट किया। इसलिए भारत में जीडीपी नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीईपी की बात की, ग्रॉस एम्पावरमेंट की बात की। लेकिन भारत में सदियों से ऋषियों ने किस आधार पर परिमाण दिया, कौन उन्नत है, कौन विकसित है। आज इस सभा में मेरे और नंद कुमार जी के होने का क्या कारण है? डिग्री मेरी तो कम से कम आप लोगों से कम है, सामाजिक या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट नहीं। आज यदि प्रथम सत्र में हमको अवसर मिला है, यहां पर आप लोगों ने खड़ा किया है, तो उसका एकमात्र कारण है भारत में त्याग का सम्मान किया जाता है। और कोई हमारा, मेरी तो कम से कम और कोई योग्यता नहीं, वो तो बड़े विद्वान है, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, लेकिन मेरी तो वास्तविकता में संघ का स्वयंसेवक, और वो भी 24 घंटा समर्पित करने वाला प्रचारक, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं। एक कार्यकर्ता के अलावा मेरा कोई परिचय नहीं। 24 घंटे और कोई काम नहीं है मेरे पास।
इसलिए ये काम करता हूं क्योंकि और कोई काम है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि त्याग किया, मुझे पता है कि बाकी कामों के लिए नालायक हूं इसलिए ये कर रहा हूं, लेकिन आपकी दृष्टि में वो त्याग है, केवल इसलिए इस सत्र में यहां पर खड़ा हूं क्योंकि भारत में केवल और केवल त्याग ही विकास का आधार है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु, रामदेव बाबा सबको कपालभाति कराते हैं। इस देश के ऋषियों ने सदियों से पूरे समाज को आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कपालभाति ही कराई है। कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सलेशन, डू नॉट थिंक अबाउट इनहलेशन। छोड़ने का विचार करो, ग्रहण करने पर विचार मत करो। स्वार्थ ही देशद्रोह, ये 1920 में केसरी में लेख लिखा बद्रीसा अटुलधारिया ने, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उस 21 वर्षीय बालक के पैर छूने को तैयार हो गए, तीर्थ प्राशन करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा ऋषियों की पूरी परंपरा को तुमने एक लेख में समाहित कर दिया। देशद्रोह का आधार स्वार्थ है। भारत में जो त्याग नहीं करता वो द्रोही है। इसलिए प्रत्येक को त्याग करना है। भगिनी निवेदिता ने भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व पर 2 लेख लिखे। स्टेट्समैन ने, किसी अंग्रेज ने भारत के बारे में उल्टे सीधे लेख लिखे थे कलकत्ता से छपने वाले, उसके उत्तर में भगिनी निवेदिता ने 2 लेख लिखे। रामकृष्ण मठ ने उसकी छोटी सी पुस्तिका निकाली है, उसको अंग्रेजी में नाम दिया अग्रेसिव हिंदुइज्म, आक्रामक हिंदुत्व। सबको पढ़नी चाहिए, छोटी सी पुस्तिका है, 32 पृष्ठ की पॉकेट साइज की पुस्तिका। अंतिम 1.5 पृष्ठ में भगिनी निवेदिता कहती है भारत का आदर्श रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे अधिक योग्य हो, इसलिए उसको संतान कहते हैं, संतति कहते हैं। संतति यानी कंटिन्यूटी। हर पिता का स्वप्न होता है कि पुत्र मुझसे आगे बढ़े। पुत्रात इच्छेत पराजयम, व्यक्ति पराजित होना एक ही जगह पर चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़ जाए, मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। इसलिए मानसिंह के बेटे को नाम सवाई मानसिंह दिया जाता है, जयसिंह के बेटे का नाम सवाई जयसिंह होता है। मैं जब राजस्थान में था तो मैंने पूछा ये सवाई का क्या अर्थ है, तो बोले 125% ग्रोथ इन ईच जनरेशन। 1.25 गुना, हमारे यहाँ 1.25 का महत्व है। बाप 100 है तो पुत्र 125 होना चाहिए। जयसिंह 100 है तो पुत्र 125 होना चाहिए, इसको सवाई कहते हैं। भगिनी निवेदिता कहती है हम प्रत्येक जनरेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक हिंदू का स्वप्न है कि मेरी संतति, मेरी नेक्स्ट जनरेशन मुझसे अधिक योग्य हो। और अगला वाक्य अद्भुत है भगिनी निवेदिता का। अगले वाक्य में वो कहते हैं, और योग्यता का एकमात्र मापदंड है, मैंने अपने जीवन में जितना त्याग किया उससे अधिक त्याग करने में सक्षम मेरा पुत्र हो, यही प्रत्येक हिंदू की प्रार्थना होती है। इसलिए भारत का आधार ग्रॉस नेशनल कंट्रीब्यूशन है। भारत का परिमाण विकास का कंट्रीब्यूशन क्या किया, क्या दिया, और ये विश्व के लिए आदर्श है। अमेरिका आज इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर दिखाई देता है, आर्थिक रूप से तो नहीं है, आर्थिक रूप से तो बहुत ज्यादा कर्जा है, आमदनी 98 कर्जा रुपया वाली स्थिति है। 28 खरब डॉलर का अमेरिका का जीडीपी है, इसलिए वो नंबर 1 है दुनिया में, नंबर 1 इकोनॉमी। 28 ट्रिलियन डॉलर्स उसका जीडीपी है। उस 28 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के इकोनॉमी के ऊपर डोमेस्टिक पूरा नेशनल डेट, बाहरी और अंदरूनी अमेरिका का डेट, usdate.org वेबसाइट है, डेट क्लॉक, usdateclock.org, उस पर आप जाकर के देखेंगे। अभी मैंने उतरने के बाद देख लिया, यहां बोलना था इसलिए। 36 ट्रिलियन डॉलर, 28 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी पे 36 ट्रिलियन डॉलर की एक डेट है आज की डेट में। इतना ऋण है, आमदनी 142% ऋण है जीडीपी के। और इतना ही नहीं, अनपेड डेट का भी फिगर नीचे मिलेगा उस यूएस डेट क्लॉक में, जो अभी तक वो ऋण वापस नहीं दे पाए। वो ऋण है 101 ट्रिलियन डॉलर्स का, 4 गुना, जीडीपी के 4 गुना। इसलिए मैं कई बार मजाक में कहता हूं, माल्या ने 9,000 करोड़ का कर्जा लिया था, बेचारा अभी तक लंदन में बैठा हुआ है, जबकि बैंकों ने 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। कर्जा 9,000 करोड़ था, 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, फिर भी माल्या को हम गालियां देते हैं। अमेरिका तो माल्या का परदादा है। 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पे 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है।
और कर्जा देने वालों में एक देश भारत भी है। साहूकार हम है, वो कर्जा लेने वाला है अमेरिका। लेकिन टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, पेटेंट है उसके पास में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, और इसका भी रहस्य यही नेशनल कंट्रीब्यूशन में है। कब हुआ? 60 के दशक में, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका कंप्लीट रिसेशन में था। अमेरिका की इंडस्ट्री डूब रही थी। जर्मनी से सारे वैज्ञानिक भाग भाग करके अमेरिका पहुंचे थे। उन वैज्ञानिकों के आधार पर अमेरिका ने विकास किया, लेकिन विकास किया जॉन एफ कैनेडी नाम के एक दूरदृष्टा राष्ट्रपति के नेतृत्व में, जिसने जिस दिन शपथ ली, एक्सेप्टेंस स्पीच जिसको कहते हैं, शपथ लेने के बाद जो भाषण दिया, उसमें जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका को कहा, डू नॉट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव अमेरिका। यह मत पूछो कि अमेरिका आपको क्या देगा, पूछो कि आप अमेरिका को क्या दोगे। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिनाइसा हुआ अमेरिका में। मैन ऑन मून का शपथ ली गई, मिशन बना दिया गया। रशिया 70 में भेजेगा, हम 69 में भेजेंगे, 69 में भेजेंगे। यह संकल्प 1964 में कैनेडी ने लिया। 24 मई 1964 एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में कैनेडी ने कहा, और बाद में जब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हुए तब पता चला, एक दिन पहले 23 मई को कैनेडी के पास नासा की रिपोर्ट आई थी, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट मैन ऑन मून बिफोर 70। नासा कह रहा था कि संभव नहीं है, और उस विश्वविद्यालय में खड़े होकर के कैनेडी कहता है, यह इस राष्ट्र का संकल्प है, इट्स आवर नेशनल रिजॉल्व दैट विल पुट मैन ऑन मून बिफोर 1970, विल पुट इट ऑन 1969। और पहुंचा नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। लेकिन उसके लिए सारा राष्ट्र, सारी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च शुरू किया, सारी इंडस्ट्री ने रिसर्च शुरू किया। उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इतना टफ कपड़ा कि वो 1/6 ग्रेविटी जो है चंद्रमा की, उसके ऊपर फटे नहीं। उसके लिए सिंथेटिक मटेरियल के ऊपर काम हुआ। जो पुराने लोग हैं उनको याद है, 60 के दशक में टेरिकॉट, टेरिलीन, पॉपलिन, नायलॉन, अनेक प्रकार की अमेरिका की सिंथेटिक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बूम हो गई। टेफ्लॉन तो बहुत बाद में बना, 3 साल बाद टेफ्लॉन बना, जिस टेफ्लॉन का अंतरिक्ष यात्रियों का ये बनता है। वैसे ही ऐसा अलॉय चाहिए था अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए, मेटल अलॉय जो हल्का हो किंतु आग को भी सहन कर सके, टफ बट लाइट। इसलिए अलॉय इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम अलॉय इंडस्ट्री चली। इसलिए उस समय पुराने लोगों को याद होता है, वो जर्मन के, हिंदालियम के, एल्यूमिनियम के अलग अलग प्रकार के बर्तन अमेरिका से आते थे। भारत के बाजार उस समय ऐसे बर्तनों से, अलॉय बर्तनों से पट गए थे। पूरी अमेरिका की मेटल इंडस्ट्री खड़ी हो गई, फूड इंडस्ट्री खड़ी हो गई, फूड के कैप्सूल बनाने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स बन गए। पूरा अमेरिका एक संकल्प लेकर के चला। आज अमेरिका की शक्ति उस संकल्प के कारण है। क्या संकल्प था? क्या दूंगा, जो देने का संकल्प करता है वही विकसित करता है। इसलिए आज जब विभिन्न राज्य कह रहे हैं जीएसटी में हम इतना देते हैं और कौन कितना लेता है, इसका हिसाब करके बातें करते हैं, मुझे लगता है ओडिशा का इतिहास है कि ओडिशा ने हमेशा दिया है। इसलिए देने वाले बने और इस बात के परिमाण बनाए कि हमारा नेशनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हम भारत को विश्व गुरु बनाने में क्या योगदान देंगे। यहाँ के एकेडमिशियंस, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के शोधकर्ता, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के कारीगर, यहाँ के विश्वकर्मा, यहाँ के माइनर्स, क्योंकि माइनिंग खनिज से थे, खनिकर्मी तो हमारे यहाँ भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले खनिकर्मी थे, सोने की चिड़िया बनाने वाले कृषक थे। वी वेर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी फॉर एजेस, हमेशा से हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहे। आज फिर से वो स्वप्न साकार करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि मैं भारत को क्या दूंगा। वही विकास का माध्यम होगा, वही समुत्कर्ष का माध्यम होगा, क्योंकि राष्ट्र के विकास में ही राष्ट्रांगों का विकास होता है। राष्ट्र के अंग के रूप में हमारा विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र का विकास हो। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दें।